फाइल को देखें, फाइल नंबर 2 फार्मूलाज। हमारे पास प्रॉफिट एनालिसिस एक वर्किंग है सिंपल। मंथली आपके पास सेल्स और जो कॉस्ट गिवन है और आपसे जस्ट टोटल सेल, टोटल कॉस्ट और मंथ वाइज प्रॉफिट और जो है ओवरऑल आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया वो निकालने को कहा हुआ है। सिंपल सम का फॉर्मूला यूज़ होगा और सम के फॉर्मूले से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और साथ में शॉर्ट कीज़ भी डिफाइन हुई हुई हैं, तो जो शॉर्ट कीज़ को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको भी इजीली समझ में आ जाएगा, और नहीं तो इज इक्वल टू सम करके जब रेंज सेलेक्ट करेंगे तब भी आप वर्किंग कर लेंगे। मेरे ख्याल में ये कोई वर्किंग ऐसी इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग पावर भी है और डेटा एनालिटिक्स का पढ़ने आए तो बेसिक एक्सेल आप लोगों को आती है। नहीं आ रही तो मसला नहीं है। इज इक्वल टू सम, ये हमारा फॉर्मूला है। हमने रेंज सेलेक्ट करी है जनवरी से लेकर जून तक की, एंड प्रेस एंटर, तो आपके पास जनवरी टू जून टोटल सम आपके पास निकल कर आ गया। ठीक है, एक्सेल के अंदर फॉर्मूला जो है वो इज इक्वल टू करके हम स्टार्ट करते हैं, देन उसको पूरी रेंज दे देते हैं जहाँ से लेकर जहाँ तक का आपको सम रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, इसी चीज़ की अगर आपको एक्सेल के अंदर शॉर्टकट करना होगा तो आपके पास ऑल्ट और इज इक्वल टू की जो आपके पास की है, आप इसको एक साथ प्रेस करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। ऑल्ट प्रेस करके रखें और इज इक्वल टू वाली की प्रेस करें तो इसने खुद ही देखें पूरा फॉर्मूला बना लिया, और जस्ट आपको सिर्फ एंटर करना है। ठीक है, सेकंड रो के अंदर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ऑल्ट इज इक्वल टू कर देंगे तो आपके पास इज इक्वल टू सम पूरा फॉर्मूला खुद ही लग जाएगा। ये नहीं करना चाहते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये कि कंट्रोल डी करने से आपका फॉर्मूला नीचे वाले सेल में भी वैसे ही पेस्ट हो जाता है जैसे ऊपर वाले सेल में पेस्ट हुआ होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस रेंज, ऊपर वाली की रेंज आपके पास C4 से लेकर H4 तक की थी, तो अब जब आप नीचे वाले सेल में पेस्ट करेंगे तो वो आपकी C5 से लेकर H5 तक में पेस्ट होगी। तो आप कंट्रोल डी भी कर देंगे तो आपका फॉर्मूला खुद ब खुद नीचे पेस्ट हो जाएगा। आई थिंक जो सीनियर्स हैं वो कह रहे होंगे यार क्या बच्चे वाली बातें बता रहे हैं, तो हम रोज़ाना करते हुए आ रहे हैं। खैर ये यहाँ पे जूनियर्स बैठे हुए ताकि उनकी एक हैबिट बिल्ड हो जाए साथ में शॉर्ट कीज़ को यूज़ करने वाली, और आप लोगों के लिए रिफ़्रेश हो जाएगा। अगर आप में से किसी को अच्छा आता है ये तो प्लीज़ मेरे साथ हेल्प कीजिए, और ये जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनको नहीं आ रहा हो उनको साथ में मेरे साथ असिस्टेंस देना शुरू हो जाए और यहाँ पे आके साथ में उनको गाइड करना शुरू हो। ठीक है, ये बेसिकली हम एक बेस बनाने जा रहे हैं। असल चीज़ फार्मूला सीखना नहीं है, या असल चीज़ शॉर्टकट सीखना नहीं है। असल चीज़ वो एनालिसिस है जो हम इससे निकालने जा रहे हैं कि कैसे हम एक डेटा को जो कि हमारे पास रॉज एंड कॉलम में मौजूद है उसको हम एग्रीगेट लेवल के ऊपर लेकर आ रहे हैं। सही, उससे हम टोटल फॉर्म में उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं सम, और उससे डिफरेंट काउंट और डिफरेंट उसके बाद सर्विसेज कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो एक्सेल के अंदर कैसे अप्लाई कर रहे हैं पहले हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, एंड देन फिर पावर बीआई के अंदर ये काम कैसे करना होता है और कितना आसान ये कितना मुश्किल होता है, इसको हम पे फर्दर साथ साथ देखें। तो दो शॉर्ट कीज़ आप लोगों ने साथ साथ सीख ली। तीसरा ये है कि आपको प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए अगेन आपको टोटल सेल्स में से आपको कॉस्ट की अमाउंट माइनस करनी पड़ेगी। सेल्स जितना कुछ आपने कमाया और जितना कुछ आप की उसके ऊपर कॉस्ट आ रही थी, जब आप उन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल जो नेट प्रॉफिट आपके पास आ रहा होगा वो आप ऑब्टेन कर लेंगे। तो नेट प्रॉफिट के लिए आपको सिंपल दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू एंटर, तो आपका जो प्रॉफिट है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी वो 1250 आपका टोटल प्रॉफिट बनता है। ठीक है, अगेन जो फॉर्मूला आप कर चुके हैं अब आप हर सेल में आके तो करेंगे नहीं। शॉर्ट कीज़ क्या है इसकी, आप सिंपल इसको कॉपी कर सकते हैं और आगे की सेल में पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप आगे की सेल में पेस्ट करेंगे तो वो आपका खुद ब खुद उसका सेल एड्रेस चेंज होता रहेगा और हर सेल में वो चीज़ माइनस होती रहेगी। जब आप D6 पे फॉर्मूला लगाएंगे तो वो D5 माइनस D4 करेगा, जब आप E पे लगाएंगे तो E5 माइनस E4, F पे लगाएंगे तो F5 माइनस F4 ये कर रहा होगा। ऐसा नहीं करना चाहते तो आपके पास कंट्रोल R का एक और शॉर्ट की है जो कि आपको आपके जैसा कंट्रोल डी आपका फॉर्मूले को नीचे पेस्ट कर रहा था, उसका कंट्रोल आपका फॉर्मूले को राइट साइड पे पेस्ट कर रहा होता है।
कंट्रोल आर प्रेस कर रहे हैं तो ये देखें ये सेम आपका फॉर्मूला जो आपने यहाँ बराबर वाले सेल पे लगा तो वो एज इट इज़ फॉर्मूला आपका यहाँ लग जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज़ जो आपने ऑल्ट इज इक्वल वाली कंडीशन यूज़ की थी वो भी आप एज इट इज़ यहाँ यूज़ कर सकते हैं। किसी भी दो सेल के बराबर में या दो सेल के नीचे आप ऑल्ट इज इक्वल का फॉर्मूला जब ऑल्ट इज इक्वल की शॉर्ट की आप यूज़ करेंगे तो वो खुद ब खुद एक्सेल ये डिटेक्ट करेगा कि आप इन दो वैल्यूज़ का सम लेना चाह रहे हैं। ठीक है। दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ किसी भी जैसा आपने इस पूरी रॉ के बाद आखिर में ऑल्ट इज इक्वल टू लगाया तो वो एक्सेल ने ऑटो डिटेक्ट कर लिया कि आप इस पूरी रॉ का सम लेना चाह रहे हैं। ठीक है। इसी तरह से आप जैसे ही इस जगह के पर रहते हुए ऑल्ट इज इक्वल यूज़ करेंगे तो एक्सेल ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि आप इन दोनों का सम लेना चाह रहे हैं। तो अभी हम सम लेना नहीं चाह रहे, ज़ाहिर है तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है। वरना वो जो सम ऑल्ट इज इक्वल करके आपने सम लिया था तो आप इस तरह भी सम ले सकते हैं अगर आपको सम लेना हो तो। बट अभी आपका काम सम का नहीं है, माइनस का है, तो उसके लिए आपको माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या फिर वो कंट्रोल आर करके ड्रैग भी कर सकते हैं। अच्छा, ड्रैगिंग का तरीका तो आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। एक्सेल के अंदर कहाँ जा रहा हूँ मैं, आपके पास एक्सेल के अंदर तीन तरह के कर्सर होते हैं। एक कर्सर ये है जो इस वक्त नॉर्मल कंडीशन में आपको नज़र आ रहा है, प्लस का साइन बना हुआ है। एक कर्सर वो है कि जब आप इसकी बाउंड्रीज़ के ऊपर आते हैं, कोई भी सेल जो आपने इस वक्त एक्टिव किया हुआ है, इस वक्त मैं D6 पे मौजूद हूँ तो D6 का सेल जो है वो एक्टिव हुआ हुआ है। तो अगर मैं इसकी बाउंड्रीज़ के ऊपर जब मैं अपना कर्सर को होवर कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर इसका जो कर्सर है वो चेंज मिल रहा है। ठीक है। वो मूवमेंट वाला कर्सर मिल रहा है कि जिससे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको मूव कर सकते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। ऐसे मूव करने का ऑप्शन दे रहा है। थर्ड कर्सर आपका जब आप इसके बॉटम लेफ़्ट के ऊपर जब आप आते हैं तो आपको ये प्लस का सिंबल चेंज हो जाता है और यहाँ पर आपका प्लस का सिंबल एक डिफरेंट लुक में आ जाता है। तो ये आपका ड्रैग का ऑप्शन है जिससे आप अपने चीज़ों को ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने फॉर्मूले को ड्रैग करके जैसे ही वो आगे की तरफ लेके जाएंगे और ड्रॉप कर देंगे तो फिर ये आपकी फॉर्मूला खुद ब खुद ऑटो पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये फ़ाइल आपकी कंप्लीट हो गई है। इस फाइल को सेव कर लें, इस फाइल को बंद कर लें और फाइल नंबर 3 ओपन करें। वैल्यू सबकी यही आ रही है जो मेरे पास आ रहा है। ठीक है। फाइल नंबर 3 हमारे पास है मार्कशीट। बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ फ़ौरन से अपने मार्क्स कैलकुलेट करके देख लिए कितने मार्क्स बने कितने नहीं बने। तो ये वही मार्क्स की फ़ाइल है। मेरे ख्याल में ये फ़ाइल मुझे तो करवानी नहीं चाहिए, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ जाएं, ये कर लेंगे। अभी करना है? अभी करना है? असल वाले मार्क्स थोड़ी जो भी परसेंटेज निकालने हैं जल्दी से। चलिए फिर तो 1 मिनट का टाइम ले लें और इसको फ़ौरन से कंप्लीट कर लें। ये मैं करके दिखा रहा हूँ। सिंपल ऑल्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया, एंटर। ठीक है। अब इसको ड्रैग कर लें। ड्रैग करने की भी एक और शॉर्ट की है कि आप डबल क्लिक भी करेंगे तो आपके पास जहाँ तक की वैल्यूज़ एक्सेल में आ रही होती हैं वहीं तक का आपका पूरा फॉर्मूला ऑटो ड्रैग हो जाएगा। मैं आज सिर्फ डबल क्लिक करूँगा और आपका डेटा जहाँ तक अवेलेबल है वहाँ तक का वो वैल्यूज़ देना शुरू हो जाएगा। अब बात आ गई परसेंटेज की। और टोटल मार्क्स आपने निकाल लिए हैं इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 400। क्योंकि आपके पास मैंने बोला था कि अज्यूम कर लें कि हर पेपर जो है 100 मार्क्स का है तो 100 + 100 + 100 + 100 इज इक्वल टू 400 का आपका एग्ज़ाम है टोटल। तो काशिफ ने 84% अचीव किए हैं। इसको भी ड्रैग कर लेते हैं। ये है आपका रिज़ल्ट। क्या आपके यही रिज़ल्ट आ रहे हैं? 84% अचीव किया है काशिफ ने, राशिद ने 65%, अली ने 78, साबिर ने 63 एंड इमरान ने 91। अब मैं फ़ाइल 4 खोल रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग
वार्म अप हो गए हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, एक्सेल क्या है, फार्मूलाज पुराने जो पहले कभी यूज़ किए थे वो रिवाइज होना शुरू हो गए हैं। फाइल नंबर 4 पे आ जाते हैं, एक्सपेंस फाइल। यहाँ तक किसी को बहुत मुश्किल लगा कि लग रहा शायद गलत कोर्स में आ गए, कहाँ आके फंस गए। ये आपके पास एक एक्सपेंस शीट है जिसके अंदर आपके पास यही 6 मंथ्स का डेटा अवेलेबल है, और आपने हर मंथ अपने एक्सपेंस को कैसे मैनेज किया है, फ्यूल में आपने कितना यूटिलाइज़ किया है, रिफ्रेशमेंट में कितना यूटिलाइज़ किया है, ट्रैवल आपके एक्सपेंस कितने हैं, और रिपेयर्स के आपके एक्सपेंस कितने हैं। ठीक है, यही एक्सपेंस आपके जैन के, फेब के, मार्च के, अप्रैल, मई, जून आपके पास आ रहे हैं। हाल में अजान का वेट कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, ये देख के खुशी हो रही कि आप सब जो है खुद से सेल्फ बेसिस के ऊपर सेल्फ इनिशिएटिव लिए हुए हैं और चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं, और ऑलमोस्ट सबकी आधी फाइल कंप्लीट हो गई है। मेरे ख्याल में तो मेरी ज़रूरत तो नहीं है फिर इसके अंदर, यह हो जाएगी है। जी, एवरेज बता दें, ठीक है। अच्छा, बाकी सब तो एक जैसा ही है। अगर आप नोट करें तो टोटल ट्रैवल एक्सपेंस, टोटल एवरेज ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और मिनिमम ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस और मैक्सिमम ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यही सेम चीज़ आपको फ्यूलिंग के लिए भी और रिपेयर के लिए भी और रिफ़्रेशमेंट के लिए भी गिवन है। तो जो काम यहाँ पे होगा वही काम उधर भी होगा। सही है। अच्छा, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, अगर वेरी बेसिक तरीके से इसको स्टार्ट करें तो जैसे अभी हमने वर्किंग करी है आप इसको वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है, जो जितना हमने अब तक सीखा है या जितने प्रैक्टिस करी है, अगर वैसे करना चाहें तो सिंपल आप सम का फॉर्मूला यूज़ कर लें। किसके लिए? ट्रैवलिंग का एक्सपेंस का टोटल मांगा जा रहा है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस वाली रॉ है, इसमें आपने टोटल कितना एक्सपेंस किया ट्रैवलिंग में। ठीक है, तो आप इस पूरी रॉ का सम ले लें, एंटर कर दें तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस का टोटल आ जाएगा। सही, सिंपल फार्मूला। मिनिमम ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग में कम से कम आपने कितना एक्सपेंड किया, तो आप इस पर मिनिमम का फॉर्मूला यूज़ कर लें, MIN मिनिमम, और सेम वही रॉ जिसके ऊपर आपने टोटल लगाया था उसी रॉ के ऊपर आप एवरेज लगा दें, तो ये आपका मिनिमम हो जाएगा कि टोटल आपने 14,450 यूज़ किए हैं, मिनिमम आपने 1500 यूज़ किए हैं। मैक्सिमम करते हैं तो MAX मैक्सिमम का फॉर्मूला भी अवेलेबल है, और सेम आप मैक्सिमम के लिए भी ये काम कर लें, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यूज़ भी आ गई। और एवरेज के लिए भी सिंपल, आपके पास एवरेज के नाम से एक फॉर्मूला मौजूद है। ठीक है, एवरेज ए को छोड़ दें फिलहाल, एवरेज। अब इसको फर्दर हम देखेंगे कि एवरेज में और एवरेज ए में क्या फ़र्क होता है। ऑन एवरेज आपने 2,408 रुपये हर महीने इस्तेमाल किए हैं अपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस के लिए। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। पर सेम पैटर्न के ऊपर आप जो है अपने जो बाकी वर्किंग है उसको भी कर लेंगे। जब फ्यूल एक्सपेंस की बारी आएगी तो फ्यूल एक्सपेंस पे वर्किंग कर लेंगे। रिफ्रेशमेंट के लिए सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, बस आप रॉ जो आपने सेलेक्ट की है वो चेंज कर लेंगे। सही है। ठीक है, आप सबके पास ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। आई थिंक किसी को कोई ख़ास मसला नहीं है। मैं इसको नई फाइल कंप्लीट कर रहा था, मैं इसी को पे ही जा रहा हूँ। फाइल नंबर 6 के अंदर आपके पास रीजन वाइज आपके कुछ आइटम्स गिवन हैं, और वो कितने यूनिट में सेल हुए, और जितने यूनिट में सेल होने के बाद उसके ऊपर आपने कितना सेल्स किया है, आपने कितना अर्न किया है,
वो आपके पास अमाउंट के फॉर्म में आ रहा है। सही है। तो ईस्ट रीजन के अंदर आपने कॉफ़ी सेल करी 22 यूनिट्स और उसके ऊपर आपने सेल्स की 154। अब ज़ाहिर रुपीज़ नहीं होगा, डॉलर ही होगा ये डेटा जिस फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, ये किसी और करेंसी में होगा, या हो भी सकता है कोई बहुत सस्ताई का दौर हो, 22 कॉफ़ियाँ आपने भेज दी और 156 रुपये कमा ली। ठीक है, इस तरह से एक और आपने ईस्ट रीजन में जूस आपने सेल आउट किया है 15 यूनिट्स में और 75 रुपीज़ अर्न किए हैं। वेस्ट में आपने सोडा डिफरेंट रीजन में आपने डिफरेंट आइटम्स सोल्ड आउट किए हैं, उनकी क्वांटिटी और ये सेल्स अमाउंट आ रही है आपके पास। फर्दर आपसे नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, डायरेक्टली उनका बस आपको आंसर करना है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज़ द टोटल सेल्स? टोटल सेल्स क्या है आपकी? जी भाई, कैसे निकलेगा? सबको सम करना है। कौन से कॉलम को? सेल्स के कॉलम को। ठीक है, इज इक्वल टू सम, और ये मैंने पूरा सेल्स का कॉलम का सम ले लिया। 2410 रुपीज़ की आपने सेल की है। सबसे ज़्यादा सेल कौन सी की? मैक्सिमम सेल आपकी क्या थी? नहीं, मैक्स का फॉर्मूला सिंपल, 300 रुपीज़ की आपने मैक्सिमम सेल की है। मिनिमम सेल कितनी की है? मिनिमम सेल भी आपने निकाल दिया, 70 की है। एवरेज यूनिट सोल्ड, ऑन एवरेज आपने एक रीजन में कितना यूनिट सेल किया है? कहीं पर ही आपने 50 यूनिट कॉफ़ी के बेचे, कभी आपने 15 यूनिट टी के बेचे, कहीं आपने जो है ना 12 यूनिट जूस के सेल किए। तो ऑन एवरेज आपने कितनी क्वांटिटी के अंदर सेल किया है? ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज ऑफ कौन सा कॉलम? यूनिट सोल्ड। तो यूनिट सोल्ड के कॉलम का आप एवरेज ले लें तो आपके पास आ जाएगा 26.1। सर यही आ रहा है आपका 26.1। व्हाट इज़ द टोटल सेल्स ऑफ आइटम जूस? सवाल शुरू होता है यहाँ से। इसकी है जूस के अंदर आपने कितनी सेल की है? टोटल सेल की बात नहीं हो रही, ये बोला जा रहा है कि सिर्फ जूस में कितनी सेल की है। व्हाट इज़ द टोटल सेल्स ऑफ आइटम जूस? टोटल सेल्स निकालनी है लेकिन सिर्फ जूस की। सही है, निकालना टोटल है बट एक कंडीशन गिवन है। कंडीशन क्या है? कि सिर्फ जूस होना चाहिए। तो जब आपका टोटल भी निकालना हो, कंडीशन भी लगानी हो, तो आपके पास लगता है सम इफ़। सम इफ़ के दो कंडीशन है। अगर आपको सिंपल एक कंडीशन लगानी है तो सम इफ़, और मल्टीपल कंडीशंस लगानी है तो सम इफ्स लगेगा। सही है, अभी हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है कि वो जूस होना चाहिए, सम इफ़। सम इफ़ आपको तीन चीज़ मांगता है। आपसे मांगता है रेंज, आपसे मांगता है क्राइटेरिया, और आपसे मांगता है सम रेंज। तो पहले मुझे बताओ कि जो जो क्राइटेरिया आप देने जा रहे हो उसकी रेंज बताओ कि वो कहाँ कहाँ आ रहा है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर ले, और फिर उसी के अगेंस्ट जिस कॉलम का सम चाहिए तो उस कॉलम का सम जाएगा। कैसे वर्क कर रहा है उसको हम साथ साथ देख लेते हैं। पहले हम इसको आइटम का कॉलम जो है ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, कॉमा, सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास? सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारे पास है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में इन्वर्टेड कॉमास में JUICE जूस लिख दूंगा। सही। और थर्ड पे आपसे बोला जा रहा है कि सम रेंज, किस चीज़? सम का कॉलम जो है वो आप देते हैं, सेल्स का कॉलम जो है वो आपने दे दिया। तो अभी क्या करेगा, जो ब्लू वाला जो आपका जो सेल आ रहा है ये, इस पर आप वो जाकर पहले लॉक करेगा वो सारे सेल जहाँ पर जूस आ रहा है, क्योंकि आपने सेकंड आर्गूमेंट दिया है जूस। तो इस क्राइटेरिया में जाके देखिएगा जूस कहाँ का आ रहा है। जूस यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जाके वो जूस को लॉक कर लेगा, और फिर जो सम लेकर आएगा तो वो अब पूरे कॉलम का लेके नहीं आएगा, बल्कि इन्हीं के अगेंस्ट जो वैल्यूज है उनका सम ला के आपको देगा। ठीक है, तो ये हो गया सम बट इफ़।
ये मैंने कर दिया इंटर और आपके पास वैल्यू आ गई 519। ये हेल्पफुल होगा जब आप लोग पावर बीआई में जाएंगे, क्योंकि आपने जो क्राइटेरिया दिया है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू दी है, इन्वर्टेड कॉमास में टेक्स्ट लिखा है, सही। तो जो आप लिखेंगे वो वही सर्च करेगा। लेट्स सपोज मैंने तो यहाँ जूस लिखा, लेकिन यहाँ पर मैंने एक स्पेस लगा दिया, तो अब मेरा क्राइटेरिया हो गया जूस स्पेस, इसको सर्च करो। अब जब वो वहाँ जाके जूस स्पेस सर्च करेगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। नतीजा क्या आएगा, वो ये बोलेगा कि आपके पास जूस की कोई भी सेल नहीं है, जबकि ऐसा तो नहीं है, आपने गलती से एक स्पेस डाल दिया था। तो जो क्राइटेरिया आप दे रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। कंट्रोल जेड करता हूँ, या आपने जो है वो जूस कैपिटल कर दिया, JUIC जूस, ठीक है। तो ये है एक्सेल, ये एक यूज़र फ्रेंडली टूल है जिसको पता है कि जूस लिखा गया है तो जूस ही है, चाहे वो इन्वर्टेड कॉमास में, चाहे वो कैपिटल लेटर में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें, वो जूस जूस ही रहेगा, सही है। क्योंकि एक्सेल के अंदर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फ़र्क नहीं होता, सही। लेकिन जब आप किसी और दूसरी लैंग्वेज की बात करेंगे या जब आप पावर बीआई में जाएंगे, तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो जो क्राइटेरिया आप दे रहे हैं वो आपको क्राइटेरिया प्रॉपर उसी तरह से देना होगा जैसा आपके पास डेटा के अंदर मौजूद है, वरना अदरवाइज़ वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, सही। तो ये सिर्फ एक्सेल के लिए है जो चल रहा है, लेकिन इसका हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। बीइंग अ डेटा एनालिस्ट हमें इसकी ऐसी हैबिट डेवलप करनी होगी कि जब भी हम कभी स्ट्रिंग पास कर रहे हो, तो ये क्राइटेरिया में जब हम स्ट्रिंग पास कर रहे हो, हमें फ़ौरन क्लिक कर जाए कि भाई ये जो मैं दे रहा हूँ, ये स्ट्रिंग दे रहा हूँ, क्या ये ऐसा ही डेटा वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं तो वो डेटा क्लीन है कि नहीं है। हो सकता है आपका डेटा तो ऐसा ही हो, प्रॉपर जूस लिखा हुआ हो, लेकिन जो डेटा आपको मिला हुआ हो उसके अंदर यहाँ कहीं जूस स्पेस आ गया हो, तो होगा ये कि वो डेटा काउंट नहीं होगा फिर। तो ये जैसे ही मैंने इस वाले जूस के अंदर एक सिंगल स्पेस डाला, ये इस रेंज से आउट हो गया, अब ये काउंट नहीं हुआ, 219 हो गया। अब मैं इसकी स्पेस हटा दूंगा तो ये वाला काउंट हो जाएगा, सही है। तो आइदर आपके डेटा में इशू है या आपके फॉर्मूला में इशू है, दोनों को देखना या दोनों को चेक करना। अंधों की तरह फॉर्मूला लगाना एक डेटा एनालिस्ट का काम नहीं है, उसका काम डेटा से ट्रू रिजल्ट्स को निकालना है कि मेरी जूस की सेल कितनी, तो वाकई मेरे जूस की इतनी ही सेल है, सही है। फॉर्मूला दे रहा है तो मैं समझ रहा हूँ कि जूस की इतनी सेल है, नहीं, फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड नहीं करना, आपको कंडीशन ऐसी लिखनी है कि आपको सही रिजल्ट आ सकें, ठीक है। इसी का ख्याल रखें। आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ द टोटल सेल्स ऑफ रीजन ईस्ट, सेम जैसे आपने जूस के लिए वर्किंग करी है, यहाँ पे बस आपका क्राइटेरिया रीजन का कॉलम बन जाएगा और रीजन ईस्ट आपको डिफाइन करना है, उसकी वजह से उसके ऊपर कितनी सेल निकलनी है। तो सम रीजन का वो दे दिया मैंने पूरा इन्वर्टेड कॉमास में ईस्ट, और सेकंड दोबारा सेल्स का टेबल, मैंने सेल्स का पूरा कॉलम यहाँ सेलेक्ट कर दिया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किया, एंटर कर दिया, मेरे पास यहाँ पर एरर आ गया। देख लेते हैं क्यों एरर आया। वो बहुत सम इफ लगाना है ना, ठीक है। आगे मूव हो जाते हैं। हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ टी सोल्ड, टी के कितने यूनिट सेल हुए हैं। सेम फॉर्मूला ये सर जो हमने यूज़ किया है, क्वेश्चन 7 भी है ये, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ टी सोल्ड, टी के कितने यूनिट सेल हुए हैं, सेम इधर भी है ये। इस दफ़ा सम जो है वो सेल्स के कॉलम का नहीं लेना बल्कि यूनिट सोल्ड का के कॉलम का सम लेना है, और क्राइटेरिया किस पे लगाना है, आइटम्स के ऊपर लगाना है, और फिल्टर किसको करना है, टी को फिल्टर करना है। आइटम्स सम इफ पहला कॉलम आइटम्स, कॉमा आप इन्वर्टेड कॉमा में टी दे दें, और थर्ड पे आप फिर यूनिट सोल्ड के कॉलम सिलेक्ट कर दें। तो टी के अगेंस्ट जितने आइटम सोल्ड हुए होंगे, जितने यूनिट सोल्ड हुए होंगे, वो आपके पास आ जाएंगे।
सम इफ लगा। जी, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ रीजन ईस्ट इन द टेबल। ये अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। आप लोग ज़्यादातर लोग कर चुके हैं। हाउ मैनी रिकॉर्ड्स ऑफ रीजन ईस्ट इन अ टेबल। इस टेबल के अंदर रीजन ईस्ट के कितने रिकॉर्ड हैं। सही, कितने रिकॉर्ड हैं, खाली ये पूछा जा रहा है। तो जितने रिकॉर्ड होंगे, ईस्ट का जो रीजन है उतनी दफ़ा रिपीट हुआ होगा। तो अगर मैं ईस्ट का रीजन जितनी दफ़ा आ रहा है उसको काउंट कर लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास ईस्ट रीजन के कितने रिकॉर्ड हैं। सिंपल। तो मैं यहाँ पर अगर काउंट इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, सिंपल काउंट, जिस तरह सिंपल सम था वो पूरे कॉलम का सम दे रहा था, सिंपल मैक्स पूरे कॉलम का मैक्स दे रहा था, सिंपल मिनिमम जो है वो पूरे कॉलम का मिनिमम दे रहा था, एवरेज का फॉर्मूला पूरे कॉलम का एवरेज दे रहा था। इस तरह काउंट का फॉर्मूला पूरे कॉलम का काउंट ले लेगा। लेकिन मुझे यहाँ एक कंडीशन पे काउंट लेना है कि जहाँ जहाँ ईस्ट आ रहा हो वहाँ वहाँ काउंट करे। तो मैंने यहाँ पे काउंट इफ़ का फॉर्मूला लगाया। काउंट इफ़ क्या करेगा, मुझसे मांगेगा यही कि मुझे बताओ कि किस रेंज को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और सॉरी 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 किस, क्या क्राइटेरिया है, क्या रेंज है और क्या क्राइटेरिया है। अब मैं क्राइटेरिया रेंज लिख देता हूँ ईस्ट। ठीक है, तो इसने बता दिया कि आपका क्राइटेरिया जो है वो ईस्ट इस कॉलम के अंदर 10 दफ़ा रिपीट हुआ है। सिंपल। ठीक है। अच्छा, मैं एक देख रहा हूँ कि जो लोग एक्सेल से इतना फेमिलियर नहीं है या जो एक्सेल की इतनी प्रैक्टिस में नहीं है, वो ना फॉर्मूले को पूरा खुद से लिखते हैं। जैसे वो SUM सम इफ़ करके पूरा लिखते हैं और फिर वो अपना ब्रैकेट ओपन करते हैं। जबकि अगर आप हल्का से लिखें सम इफ़, तो यहाँ पे खुद ब खुद फॉर्मूला आ रहा है। जैसे ही आपका फॉर्मूला आपके पास आ जाए, आप सिंपल टैब प्रेस कर दें, वो फॉर्मूला खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। तो आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट वो आप टैब दबा देंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। सही। और इसके साथ साथ जैसे रेंज की सिलेक्शन के टाइम पर भी लोग क्या कर रहे होते हैं, वो उसको यूँ सिलेक्ट करवा रहे होते हैं पकड़ कर ऐसे। ठीक है, जबकि अगर आप यहाँ प्रेस हो, यहाँ आपने क्लिक किया हुआ है, आप एरो डाउन का बटन दबाएंगे तो आप नीचे वाले सेल पे आ जाएंगे। सही। अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हुए अपना एरो डाउन करेंगे तो आप सबसे लास्ट वाले सेल पे आ जाएंगे। सही है। कंट्रोल दबाकर ऊपर वाला करेंगे, सबसे ऊपर आ जाएंगे। कंट्रोल दबा के लेफ़्ट करेंगे, जो जहाँ तक का डेटा रेंज है उसके सबसे लेफ़्ट पे आ जाएंगे। ठीक है। और कंट्रोल और शिफ्ट दोनों दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट, तो आप सिलेक्शन करते हुए नीचे आ जाएंगे। मैंने कंट्रोल शिफ्ट दोनों दबाया और मैं नीचे ड्रॉप कर रहा हूँ तो मैं सिलेक्शन करते हुए आ गया। सही है। तो माउस वाले यूज़ ना करें। एक्सेल के अंदर जो है ना, ये आप अपने कीबोर्ड के थ्रू ही सारे काम कर सकते हैं। पूरा कर्सर आपका यूँ चल रहा है। यानी अगर आप मुझे नोट करें तो मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ इज़ इक्वल टू काउंट इफ़, ऐसे लगाया यहाँ पे, बल्कि ये काउंट सिर्फ COUN लिखा। 4 नंबर पे मुझे अपना फॉर्मूला नज़र आ गया। मैं ड्रॉप ये डाउन प्रेस करके मैं अपने फॉर्मूले के ऊपर ब्लू होवर पे आया और मैं यहाँ के टैब दबा दिया, इसने मेरा फॉर्मूला पकड़ लिया। यहाँ पे आने के बाद ज़ाहिर है मेरा फॉर्मूला इनेबल है। अब मैं जो कुछ कर रहा हूँ एक्टिविटी, वो मेरे फॉर्मूले के अंदर कैलकुलेट हो रही होगी। अब जब मैं अपना कर्सर घुमा रहा हूँ तो मुझे फॉर्मूले के अंदर दिखा रहा है। सही है। अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ जाना है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया, डाउन एरो, तो इसने पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। कॉमा सेकंड, मुझे पता है कि सेकंड पे मुझे क्राइटेरिया ही देना है। अब मुझे फॉर्मूला नज़र नहीं आ रहा, फॉर्मूला मेरा बहुत नीचे है। सही है। लेकिन आपको फॉर्मूला यहाँ पे आपके फॉर्मूला बार में नज़र आ भी रहा होगा। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर T लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किया, फिर कॉमा। आपको पता है कि थर्ड आर्ग्यूमेंट में आपको सम देना है,
तो फिर आप ये देखें कर्सर घुमाना शुरू करेंगे तो आपको उसी जगह से कर्सर ले रहा होगा ये। आप दोबारा ऊपर आएँ और वही कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो आपने दोबारा सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मूला बंद किया और एंटर। वो मैंने काउंट इफ लिख दिया, सर मैं सम इफ का फॉर्मूला लगाना था। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यू आ गई। मैं जैसे इसे फर्जी वैल्यू करके दिखा रहा था, मैंने बताने का मकसद ये था कि मैंने पूरे फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी माउस यूज़ नहीं किया और बगैर माउस किए हुए मैंने यूज़ किए हुए मैंने पूरा फार्मूला निकाल लिया। सही है, तो ये प्रैक्टिस से आता है, हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे एक्सेल की। जी, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। हाउ मैनी सेल्स वैल्यू आर अबव 100? कौन सी कितनी सेल वैल्यूज़ हैं जो कि 100 से ज़्यादा की हैं? काउंट करना है, सही है। वो सारी वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 100 है, सिंपल आप इज इक्वल टू काउंट इफ सेल्स के टेबल पे आ जाए। ये मैंने अपना कॉलम सेलेक्ट कर लिया, कॉमा ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन सही है। ये मेरा फॉर्मूला ऐसे लिखा जाएगा, ग्रेटर देन 100। इन्वर्टेड कॉमास लगाया हुआ नहीं है। ऐसे ही आप लोग कर रहे हैं, ग्रेटर देन 100। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। हाउ मैनी सेल्स वैल्यूज आर अबव एवरेज सेल्स? जिसने ये सवाल कर लिया उसको, हाउ मैनी सेल्स वैल्यूज आर अबव एवरेज सेल्स, कौन कौन सी सेल्स वैल्यूज आपकी ऑन एवरेज जो आपने सेल्स की है उससे बड़ी है? तो पहले तो आपके पास ऑन एवरेज सेल्स नहीं है, सही है। होना तो अगर इसको आसान तरीके से चाहिए था तो ये था कि पहले मैं एक जगह पे एवरेज सेल्स की वैल्यू निकालता, मैं बताता कि मेरी वहाँ एवरेज सेल्स जो है वो ये है, मैंने इज इक्वल टू एवरेज का फॉर्मूला लगाया और ये अपनी सेल्स की वैल्यू दे दी और बता दिया कि मेरे पास जो एवरेज सेल्स है वो जितनी है। और मैं जिस तरह से मैंने यहाँ लगाया था कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स सॉरी हाउ मेनी सेल्स वैल्यूज़ आर ग्रेटर दैन 100, तो अब मैं यहाँ बोल दूँगा कि हाउ मेनी सेल्स वैल्यूज़ आर ग्रेटर दैन ये वैल्यू। तो बस मैं वही काउंट इफ और ये वैल्यू सेलेक्ट कर दूँगा। मतलब ये क्या, मैं यहाँ पे ये बोल दूँ काउंट इफ और बोल दूँ कि ये वैल्यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमास में ग्रेटर देन दिस, ठीक है। इसमें जो है ना वो ये मैं बताता हूँ। कर तो ऐसे सकता था कि मैं बता दूँ कि जो है ये, अभी इस एंड पर्सन को छोड़ते हैं, कैसे आया तो समझ लेते हैं। मैं बोलता कि मेरे पास जो सेल्स के कॉलम के अंदर जाओ और देखो कि वो सारी वैल्यू जो कि इस वैल्यू से बड़ी हैं वो उनका काउंट ला के दे दो। तो मैंने किया ये कि ये वैल्यू पहले अलग से निकाल ली और चेक कर लिया अपने काउंट इफ फॉर्मूले में कि मेरे पास सेल्स का वो सेल्स के कॉलम के अंदर इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू कौन सी, ग्रेटर देन एंड F43। तो इससे मुझे बता दिया कि टोटल 8 वैल्यू ऐसी हैं कि जो इस जो आपने नीचे वैल्यू निकाली वो उससे बड़ी है। लेकिन इसको मैंने
जो हैदर ने काम किया वो ज़्यादा अच्छी तरह तरीके से किया है कि हम इसको अलग अलग करके नहीं निकालेंगे बल्कि एक साथ ही निकालेंगे। एक्सेल के फॉर्मूले के अंदर आप कोई दूसरा फार्मूला भी आप लिख सकते हैं। सही। अब मैं फॉर्मूले के अंदर दूसरा फार्मूला लिखने जा रहा हूँ। ये समझ लें कि मेरे पास यही जो फार्मूला था कि जिसके अंदर मैंने ये सेल रेफरेंस दिया था, और अगर मैं इस सेल रेफरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है एवरेज सेल्स का। तो मैं इस पूरे की जगह इस सेल एड्रेस की जगह अगर मैं ये F43 की जगह ये लिख दूँ तो बात एक ही है ना। तो यही हुआ बात। पहले फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला लगाओ तो ज़्यादा पहले अंदर वाला फॉर्मूला रन होगा, फिर बाहर वाला फॉर्मूला रन होगा। तो पहले अंदर वाला फॉर्मूला रन हुआ, उसने क्या निकाल के वैल्यू दी, उसने वैल्यू निकाल के दी आपको 133। फिर बाहर वाले फॉर्मूले ने क्या किया कि सेल्स के कॉलम में जाकर वो सारी वैल्यू जो कि 133 से बड़ी थी उनका काउंट ला के दे दिया आपको। ठीक है, ये काम हुआ है सिंपल। काउंट इफ़ तो हुआ है, लेकिन काउंट इफ़ के लिए जो आपने कंडीशन आपको देनी है, जिस वैल्यू को आपको बेंचमार्क बनाना है कि मुझे इससे बड़ी वैल्यू चाहिए, वो खुद आपके पास मौजूद नहीं थी। वो वैल्यू खुद आपको ड्राइव करनी थी। तो वो ड्राइव करने के लिए आपने एक और फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक? सबकी वैल्यूज़ ये वाली आ गई हैं, 8 आंसर आया है सबका। फाइल नंबर 8 के अंदर आपको वही डेटा गिवन है और आपको मांगा जा रहा है कि टोटल आइटम्स कितने हैं आपके पास। सही। टोटल सेल्स कितनी हुई है, टोटल यूनिट कितने सेल्स किए हैं, और टोटल रिकॉर्ड कितने हैं आपके पास। सही। टोटल रिकॉर्ड कैसे निकलेगा, सिंपल काउंट से। आप किसी भी कॉलम का काउंट ले लें तो आपके पास टोटल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। टोटल यूनिट कितने सेल हुए हैं, आप सम का फॉर्मूला लगा देंगे यूनिट के फॉर्मूले, यूनिट के टेबल कॉलम के ऊपर। टोटल सेल्स कितनी हुई है, सम का फॉर्मूला लगा लेंगे आप सेल्स के कॉलम के ऊपर। और टोटल आइटम्स कितने हैं, टोटल आइटम्स के लिए आप क्या करेंगे, काउंट इफ तो नहीं, टोटल आइटम भी अगर आप काउंट करेंगे तो 10 आ जाएंगे, लेकिन 10 आइटम तो नहीं है आपके पास। 1 2 3 4 लिमिटेड आइटम है, कॉफ़ी जूस सोडा टी, बस ये 4 आइटम है आपके पास, तो यही रिपीट हो रहे हैं। यूनिक का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यूनिक के नाम से कोई फॉर्मूला नहीं होता एक्सेल के अंदर। सोचें। फाइल नंबर 5 ओपन कर लें, और यहाँ पे काम करने को कम है और समझने को ज़्यादा है। एक अजीब सा डेटा सेट आपको इस छोटे से टेबल के अंदर गिवन है, जिसके अंदर कुछ अलग अलग वैल्यूज़ मौजूद हैं, कुछ ब्लैंक वैल्यूज़ हैं और कुछ स्ट्रिंग है, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, कुछ फार्मूला है, कुछ एरर है, सब मिला जुला के एक आपको कुछ दिया हुआ है चीज़ें। तो इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए इस फाइल के अंदर जो पहला क्वेश्चन, डेटा आपके सामने है। सही। डेटा का कोई हेडर नहीं है, डेटा एक रैंडम डेटा है। ये समझ लें कि एक अनक्लीन डेटा है जिसके अंदर आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। एक डेटा सेट बनाया हुआ है इस तरह से ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि जो फंक्शन जो फॉर्मूला जो वर्क करता है तो वो किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है। हाउ मैनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आर देयर इन अ गिवन टेबल। इस इस टेबल के अंदर आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं डेटा सेट बहुत छोटा है तो आप मुझे ऐसे ही काउंट करके बताएं कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं। 12 वैल्यू है, 20 ये भी है, 14 $37.00 है या नहीं है, बताएं भाई। है
है या नहीं है। हाईलाइट कर रहे हैं खाली अपने हाथ से। EN101 न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं है या नहीं है? 101 है भाई, एक कह रही 101 है, मैं हाईलाइट करूँ या नहीं करूँ? नहीं, ज़्यादा अमाउंट कह रही नहीं कह रही, मैं नहीं कह रहा। हो सकता है आप सही हो, ये लोग गलत हो। 25% न्यूमेरिक वैल्यू है या नहीं है? ज़ोर से बोले यार, आवाज़ नहीं आ रही। है या नहीं है? यस नो यस, ठीक है। 12/2/2005 एक डेट है। डेट इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू और नॉट? डेट इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू और नॉट? अब ये तो अपने आप से सवाल हो गया कि डेट लिखते तो न्यूमेरिक में है, लेकिन ये न्यूमेरिक है कि नहीं है? है भाई, एक तरफ हो जाए, है या नहीं है? यस और नो, मेजॉरिटी क्या बोलती है? यस, आ गया भाई, डेट न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। आई लव एक्सेल 2013 इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू। 3+5 इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू। यस। 107 इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू। यस। इसमें इज नॉट अ न्यूमेरिक वैल्यू, तो सबको पता है। 12 इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू। यस। एक्सेल 2013 इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू। नो। फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। हाउ मैनी न्यूमेरिक वैल्यूज आर देयर। यहाँ पे देखें, अगर आप सिंपल काउंट का फॉर्मूला लिखने जा रहे हो, तो जब काउंट के फॉर्मूले की बारी आती है तो एक्सेल आपको खुद यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देता है कि ये फॉर्मूला किस चीज़ में यूज़ होता है। क्या लिखा हुआ है? काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। उस रेंज को काउंट करेगा कि जिसके अंदर नंबर आ रहे हैं, नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट नहीं करेगा। उसका मतलब है कि मुझे काउंट वाला फंक्शन ही लगाना है। आपके मुताबिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं आपके मुताबिक, ठीक है। मैंने पूरी रेंज सिलेक्ट कर दी, ठीक है। क्या रिजल्ट आ रहा है भाई? 8। कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए? कौन सी वैल्यू नहीं होनी चाहिए? ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ये तो 37 ही है। सिर्फ वो फॉर्मेट उसका ऐसा है, अकाउंटिंग फॉर्मेट, उसमें वो उसको $.00 एक न्यूमेरिक वैल्यू की फॉर्म में बना के रखा हुआ है कि वो एक करेंसी फॉर्मेट में नज़र आए। लेकिन एक्चुअल में तो ये वैल्यू 37 ही लिखी हुई है ना, तो ये वैल्यू तो यही है। डेट नहीं है। डेट इटसेल्फ खुद एक्सेल के अंदर, अभी हम एक्सेल से बाहर की बात नहीं कर रहे, विद इन एक्सेल डेट जो है वो एक्सेल भी एक सीरीज़ को फॉलो करता है जिसको डेट बनाता है। यानी कि आज की जो तारीख़ है वो एक्सेल ने उसको एक किसी नंबर से डिनोट किया होगा, उसको फॉर्मेट करके वो हमें आज की डेट की फॉर्मेट में देगा। सही है। किस तरह से? अगर मैं आज की डेट निकालता हूँ, सही है, शॉर्ट की होती है कंट्रोल और कॉलन, डबल कॉलन वाला जो आपका की होती है ना, उससे आपकी डेट आ जाती है। तो ये आपकी डेट आ गई, और इसका जो फॉर्मेट है डेट का, मैं इसको जर्नल कर देता हूँ, तो देखें ये एक नंबर आ जाएगा 46138। इसी तरह से यहाँ जो ये डेट है, इसका फॉर्मेट डेट हुआ है, ये नज़र आ रहा है सबको यहाँ पे डेट फॉर्मेट। इसको अगर आप जर्नल फॉर्मेट कर देंगे तो ये भी एक नंबर ही है, ये भी डेट नहीं, ये भी जिसके ऊपर आपको शक था, ये भी एक नंबर ही निकला। 3+5 आपको खुद नज़र आ रहा है कि 3+5 एक स्ट्रिंग है। ये प्लस जो है ये फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, बल्कि 3+5 लिखा हुआ है। तो ये प्लस क्योंकि एक अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिक करैक्टर होने की वजह से ये जो 3+5 है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू बन गई। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू से हट गया क्योंकि इसके अंदर एक नॉन न्यूमेरिक चीज़ आ गई। प्लस जो है एक फॉर्मूले के अंदर यूज़ होने वाला एक चीज़ है,
जब उसको हम फॉर्मूले के साथ यूज़ नहीं करेंगे तो एक जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू के तौर पे यूज़ हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास 3+5, ये आपके पास एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है जिसको आप अनहाइड कर दें ज़्यादा बेहतर है। तो आपका आंसर यहाँ तक सही था, आप सबका एक तुक्का गलत हो गया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक सेल्स इन द अबव टेबल। इस पूरे टेबल के अंदर नॉन ब्लैंक सेल कितने हैं, मतलब है कि वो सारे सेल जो कि फिल हुए हुए हैं जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ रही हो, कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी, चाहे न्यूमेरिक हो चाहे नॉन न्यूमेरिक हो, चाहे स्ट्रिंग हो, करैक्टर हो, डेट हो, कोई भी चीज़ आ रही हो, बस वो नॉन ब्लैंक हो, उसके अंदर वैल्यू फिल होनी चाहिए। वो सेल कितने हैं, इसको काउंट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है एक्सेल में, काउंट ए। काउंट ए बोलता है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। सही है, बात वही हो गई कि नॉन ब्लैंक सेल काउंट करने। काउंट ए आपने लिया और अपनी पूरी रेंज आपने सेलेक्ट कर दी, तो आपके मुताबिक आपके डेटा में कितने सेल मिसिंग थे, 2 सेल मिसिंग थे खाली। एक ये वाला सेल मिसिंग था MS एक्सेल और ILAB एक्सेल के दरमियान वाला, और एक 14 और 37 के दरमियान वाला ये सेल मिसिंग था। तो आपके पास टोटल जो आपके पास डेटा है वो 18 सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें 16 आपके पास फिल्ड सेल है। ठीक है, हाउ मैनी ब्लैंक सेल्स दे आर इन अबव टेबल। अब उल्टी बात की जा रही है, ब्लैंक कितने। अब आपके पास काउंट ब्लैंक का एक और फॉर्मूला है कि जिससे आप सिर्फ ब्लैंक काउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, दोबारा पूरी रेंज दे रहे हैं, और ये आपको बता रहा है कि आपके डेटा के अंदर कितने सेल्स हैं जो कि ब्लैंक हैं। कि जो वर्किंग है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके पास पूरा डेटा मौजूद है, सही, उसकी उसकी एक रॉ मौजूद नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो है ना आपके पास जैसे वो स्कूल का डेटा मौजूद है जिसमें सारे बच्चों के रोल नंबर या GR नंबर्स मौजूद हैं। ठीक, एक बच्चे का GR नंबर किसी वजह से मिसिंग है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, नेम, फादर नेम, क्लास, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारा इन्फॉर्मेशन उसकी मौजूद है, सिर्फ GR नंबर मौजूद नहीं है। आपसे बोला गया है कि भाई आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, आपने कहा 1 मिनट में बता देते हैं। आप गए फ़ौरन काउंट लगाया, तो आपने वैल्यू निकाल के दे दी। काउंट ने क्या किया, वही सारी वैल्यूज़ को काउंट किया जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी। सही, आपके सारा GR नंबर न्यूमेरिक में चलते हुए आ रहे थे, 1 2 3 4 से सो ऑन, 1000 2000 5000 तक स्कूल के नंबर्स हो गए। वो जो एक बच्चा था जो कि था जिसका GR नंबर अभी अलॉट नहीं हुआ था, या जिसका GR नंबर किसी भी ऐसे गलती से मिस हो गया था, डिलीट हो गया था, वो बच्चा काउंट ही नहीं हुआ। या इस तरह के कई स्टूडेंट थे जिनको GR नंबर अलॉट नहीं हुआ था, लेकिन वो स्कूल का पार्ट थे। अभी अभी हमारा इन प्रोसेस से जो भी था, तो वो एट द एंड क्या हुआ, वो आपने जो इंटरप्रेट किया रिज़ल्ट सामने, वो आपने गलत इंटरप्रेट किया, क्योंकि आपने जो फार्मूला यूज़ किया, फार्मूले ने तो अपना वर्किंग करी है, ये आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला आपको क्या वैल्यू निकाल के ला के दे रहा है। सही है, अच्छा, इसका वाइस वर्सा भी ऐसा होता है कि जब तक किसी को IDs नहीं मिल रही होती, जब तक उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन को मिसिंग कंसिडर किया जाता है। मतलब है कि उसी को आपको वही बच्चे को आप अपने स्कूल का स्टूडेंट कंसीडर करेंगे कि जिसको आपने GR नंबर अलॉट किया है, क्योंकि आपके स्कूल का क्राइटेरिया है कि आप किसी भी स्टूडेंट को जब तक GR नंबर नहीं देंगे उसको स्कूल के रजिस्टर के अंदर एंट्री नहीं करेंगे। बाकी अगर किसी के नीचे कोई अली, सारा, हसन, रज़ा कोई नाम लिखे हुए हैं 4 बच्चों के, तो आप उसको फेक समझेंगे। तो फेक जो चीज़ समझेंगे तो उसको कभी भी आप इसको कंसीडर नहीं करेंगे कि ये मैं इसको सही इन्फॉर्मेशन समझते हुए आप आगे कंसीडर करेंगे। सही, तो अगर ऐसे मौके के ऊपर अगर आपने काउंट ए का फॉर्मूला लगा दिया, तो काउंट ए क्या करेगा, उन नॉन नल
उन सॉरी काउंट ए क्या कर रहा होगा, काउंट ए तो खैर नहीं करेगा। काउंट का सिंपल फॉर्मूला अगर आपने लगा दिया या ऐसी चीज़ काउंट कर ली कि जो आपकी जब जिससे आपकी रॉस काउंट हो रही थी, तो उससे आपके आपके बहुत सारे रॉस भी आपके काउंट हो जाएंगी और नतीजा आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे। तो जो भी आप काम कर रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो। या लेट्स सपोज आपका जो वैल्यूज़ है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ नहीं है, वो अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, साथ में कुछ आगे कोई स्ट्रिंग भी लगा हुआ है, डैश जी एंड जी आर नंबर जी आर डैश इस तरह कुछ नंबर लिखा हुआ है। लेट्स वो जैसे आपका सी एन आई सी है, उसमें आप 5 डिजिट के बाद एक डैश लगाते हैं। अब आप सी एन आई सी के बेसिस के ऊपर आप हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास पावर बी आई के अंदर कितने बच्चे इनरोल हुए हैं। सिंपल जो है ना, हमने काउंट का फॉर्मूला लगाया और सी एन आई सी नंबर के बेसिस के ऊपर हमने काउंट निकाला, रिजल्ट आया 0 कि एक बच्चा भी इनरोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें डैश होने की वजह से वो एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ बन गई थी। तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए आपको ज़ाहिर है फिर काउंट ए का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, और फिर इसको क्रॉस चेक कर लेंगे साथ साथ आप नॉन ब्लैंक वाली वैल्यू से। कैसा नहीं कि मेरे पास कोई ब्लैंक रॉज आ रही हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप कंप्लीट करते हुए अपनी चीज़ फाइंड करेंगे। अच्छा, हाउ मैनी टाइम्स जस्ट द नेम स्मिथ अपेयर्स इन द टेबल, आपने ऑलरेडी किया हुआ है ये इससे पहले। काउंट इफ़ करके आपने वर्किंग कर चुके हैं, तो इधर भी काउंट इफ़ कंडीशन लगाएंगे। ये पूरा क्राइटेरिया आपने दे दिया और क्राइटेरिया क्या है आपका, स्मिथ। स्मिथ आपने लिख के एंटर कर दिया तो आपको नज़र आ गया कि स्मिथ 2 मरतबा आ रहा है, एक मरतबा ये आ रहा है और एक मरतबा ये आ रहा है। लेकिन दोनों दफ़ा इसमें जो लिखा हुआ आ रहा है, एक मरतबा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ आ रहा है और एक मरतबा नॉर्मल लेटर में लिखा हुआ आ रहा है। सही, प्रॉपर लेटर में लिखा हुआ आ रहा है। तो ये एक्सेल के अंदर, क्योंकि एक्सेल यूज़र फ्रेंडली है, मैंने इससे पहले ही बताया था कि एक्सेल इसको रीड आउट कर लेगा, वरना अदरवाइज़ एक्सेल के अलावा जो बाकी टूल्स हैं वो कभी भी इसको रीड नहीं करेंगे और वो जो कंडीशन आपने दी है वो वही वाला स्मिथ काउंट करेंगे। अगर आपने एस कैपिटल और बाकी सब स्मॉल दिया हुआ है तो वो सिर्फ यही वाला काउंट होगा, ये वाला काउंट नहीं होगा। सही है, ये सिर्फ एक्सेल की ब्यूटी है कि एक्सेल इसको काउंट कर लेता है, अदरवाइज़ बाकी सॉफ्टवेयर को काउंट नहीं करते। सिंपल काउंट इफ और स्मिथ। ठीक है, देख लिया। अच्छा, नीचे आ जाते हैं हम। हाउ मैनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 20 इन द अबव टेबल। इस टेबल के अंदर ग्रेटर देन 20 कौन कौन से नंबर्स मौजूद हैं। सिंपल ये भी काउंट इफ लगेगा और ग्रेटर देन 20 आप कंडीशन लगा देंगे। ये पूरी कंडीशन आपने दी, क्राइटेरिया इन्वर्टेड कॉमास ग्रेटर देन 20 इन्वर्टेड कॉमास क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो 3 वैल्यूज़ ऐसी हैं जो ग्रेटर देन 20 हैं आपके पास। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं वो जो ग्रेटर देन 20 है? अगर मुझसे और पूछा है जी, एक तो ये दोनों, और तीसरी कौन सी, वो कहाँ है? ये वैल्यू ग्रेटर देन 20 है। कितने कहते हैं? सब कहते हैं। परसेंटेज जो है वो एक्चुअल में क्या वैल्यू होती है? वो तो पॉइंट समथिंग वैल्यू होती है कि जिसको डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 करके आप परसेंटेज फॉर्म में दिखाते हैं। देखिए इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लगी हुई है परसेंटेज की, अगर इसको आप एक्चुअल फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो ये 0.25 की वैल्यू है ये। तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 20 तो नहीं है, तो फिर कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन 20 है? जी, ये जो हमने कहा था डेट का जो कॉलम है ये इटसेल्फ जो है वो एक सीरीज़ वैल्यू होती है। तो ये जो वैल्यू ग्रेटर देन 20 है बेसिकली, तो आपके पास ये 3 कॉलम वो हैं जो ग्रेटर देन 20 के क्राइटेरिया पे आते हैं, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर आंसर 3 आ रहा है। सही है। हाउ
मैनी सेल्स कंटेन्स वर्ड एक्सेल। अब यहाँ एग्जैक्टली नहीं बोला जा रहा कि उसको वो इसमें होना चाहिए या वो जूस होना चाहिए या वो टी कॉफ़ी होना चाहिए, ये नहीं बोला जा रहा, बल्कि क्या बोला जा रहा है कि उसके अंदर एक्सेल आना चाहिए। अब एक्सेल से पहले कुछ भी हो, एक्सेल के बाद कुछ भी हो, बस बीच में एक्सेल होना चाहिए। EXCEL ये वर्ड जहाँ पर भी आ रहा है, ना इसके पहले का पता है इसके बाद का पता, ये जहाँ जहाँ आ रहा है मुझे उनका काउंट बता दो, वो सेल कितने। तो हमारे पास एक्सेल कहाँ कहाँ आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, ये दो जगह आ रहा है। और कहाँ पे आ रहा है, ये भी आ रहा है भाई, इन तीन जगह पे एक्सेल आ रहा है। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ सिर्फ इधर भी एक्सेल 2013 है, इधर लिखा हुआ है आई लव एक्सेल 2013, इधर लिखा हुआ है MS एक्सेल। तो मैं क्या करूँगा भाई, कैसे निकालूंगा, काउंट इफ तो लगेगा, ये तो बात तो पता है सबको, सही है। तो काउंट करना है किसी कंडीशन की वजह से, तो काउंट इफ़, ये तो पता है सबको, काउंट इफ़ लगेगा। रेंज भी आपने फ़ौरन सिलेक्ट कर दी, यही पता है भाई, इतना तो आता था, इतना कर लिया। अब इन्वर्टेड कॉमास में अगर मैं एक्सेल लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा तो मुझे बोल देगा ज़ीरो। क्यों, क्योंकि एक्सेल के नाम का कोई भी वर्ड वहाँ मौजूद नहीं है, किसी से पहले एक्सेल है, किसी के बाद में एक्सेल है, किसी के बीच में एक्सेल है, एग्जैक्ट एक्सेल के नाम का कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, तभी आपको सवाल भी बोला जाएगा कि जिसमें एक्सेल कंटेन है, जिसमें एक्सेल लिखा हुआ है, वो करना है। तो आप करें ये कि जब आपको ऐसी कंडीशन आती है तो आपको कुछ वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स का सहारा देना पड़ता है। वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स क्या करते हैं कि जिसमें आप उनको सिर्फ अपना गिवन क्राइटेरिया बताते हैं और कुछ ऐसे करेक्टर्स यूज़ करते हैं कि जिसकी वजह से वो शुरू का और आखिरी के को इग्नोर करते हुए सिर्फ आपकी उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। वो आपके पास करेक्टर मेरे ख्याल में एक्सेल के अंदर स्टेरिक से आता है, मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। सही है, इन्वर्टेड कॉमास एक्सेल लिखने से के बाद आप जो है दोनों तरफ स्टेरिक लगा दें। ये स्टेरिक जो है एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है जो बताता है कि इससे पहले कुछ भी हो सकता है और इसके बाद कुछ भी हो सकता है। और कितना जूम करूँ, नज़र नहीं आ रहा यहाँ पीछे से। आप ये कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी कंडीशन कर सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं कि बाद के लगाएं, आप सिर्फ पहले वाला लगा दें। अब ये क्या बोल रहा है, शुरू में कुछ भी हो आखिर में एक्सेल हो, तो अब से वो ये वाला काउंट कर रहा है, पहला वाला, ठीक है। अगर आप ये लगा देंगे आखिरी वाला तो ये बोलेगा भाई स्टार्ट विद एक्सेल और एंड विद कुछ भी, सही, आखिर में कुछ भी है तो ये वाला काउंट हो गया। और ये इसमें एक्सेल बीच में आ रहा है, शुरू में भी कुछ भी आ सकता है और आखिर में भी कुछ भी आ सकता है, तो उसके लिए आप दोनों साइड स्टेरिक लगा देंगे कि जिसमें आप बताएंगे कि भाई शुरू में भी कुछ भी हो सकता है, बस बीच में एक्सेल हो और आखिर में भी कुछ भी हो सकता है। आया तो लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये इसमें बोला जा रहा है हाउ मैनी टेक्स्ट वैल्यूज़, वो सारी वैल्यू जिसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्स्ट मौजूद हो। आपको पता है कि अभी आपने काउंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़ निकाली तो आपके पास आया 8 काउंट। वो सारी वैल्यूज जो न्यूमेरिक थी वो तो हो गई, अब जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, सही है, एक्सक्लूडिंग नल वैल्यूज़, मैं बता देता हूँ किस तरह से। आपकी कौन कौन सी टेक्स्ट वैल्यूज़ थी, आपकी ये तीनों टेक्स्ट वैल्यूज़ थी,
सॉरी ये तीनों आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ थी, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू थी, ये न्यूमेरिक वैल्यू थी, ये न्यूमेरिक वैल्यू थी, और ये न्यूमेरिक वैल्यू थी। सही। ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 का काउंट आपके पास ये आ चुका था। सही। इसके अंदर आपके पास ये और ये जो है आपके पास ब्लैंक वैल्यूज़ थी, तो ब्लैंक का भी काउंट आपके पास आ गया। सॉरी ये रहा ब्लैंक वैल्यूज़, नॉन एम्प्टी वैल्यूज़ ब्लैंक साइज के देने। सही। अब मांगा जा रहा है आपके पास वो हाउ मनी टेक्स्ट वैल्यूज़, ऐसी वो सारी वैल्यूज़ कौन कौन सी है जिसके अंदर कोई ना कोई टेक्स्ट आ रहा हो। तो टेक्स्ट किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट वैल्यू है कि नहीं है। एग्जैक्टली जब ये न्यूमेरिक में काउंट नहीं हुई तो टेक्स्ट में ही काउंट होगी। टेक्स्ट वैल्यू है कि नहीं है। चलो देख लेते हैं है कि नहीं। टेक्स्ट वैल्यू है कि नहीं है। ये टेक्स्ट वैल्यू, ये टेक्स्ट वैल्यू, ये क्यों टेक्स्ट नहीं है। जब आपने इसको, जब आपको न्यूमेरिक में काउंट नहीं तो टेक्स्ट में ही काउंट होगी ना। ये 3 + 5 5 जो है फॉर्मूले का, फॉर्मूला 5 थोड़ी है ये, न्यूमेरिक का है ये। दिखने में न्यूमेरिक है, आंखों का देखा धोखा ये, बल्कि अभी तो फिर भी आंखों को धोखा नहीं है। अगर मैं इसको ये कर दूंगा तो आप फिर भी बोलेंगे शायद आंखों का धोखा है। ये तो अभी हुई भी राइट साइड पे जहाँ से टेक्स्ट स्टार्ट होता है, तो अब तो अभी तो बिल्कुल ये टेक्स्ट ही है ये प्लस की वजह से ये टेक्स्ट बन गई ना मेरे भाई। आपकी जो ये वैल्यू है ना इन्वर्टेड कॉमा 5, ये भी एक टेक्स्ट वैल्यू है, क्योंकि आपने 5 को इन्वर्टेड कॉमास में करके लिख दिया है। भाई अब ये 5 5 नहीं रहा, इसकी वो हैसियत 5 वाली हैसियत ख़त्म हो गई। अब इसकी हैसियत जो है एक टेक्स्ट बन गई है। टेक्स्ट कोई भी एक कैरेक्टर होता है जिसको यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बना, नाम बन जाएगा, इससे कुछ और बन जाएगा। सही है। अब ये 5 + 5 10 नहीं हो सकता कभी भी। ये 5 और ये 5 कभी मिलके 10 नहीं बनाएंगे, आपका वैल्यू एरर आ जाएगा जब तक ये 5 आपको न्यूमेरिक नहीं होगा दोबारा। ठीक है। तो दिखने में तो 5 है वो, लेकिन असल में 5 नहीं है। ये भी देखो टेक्स्ट 5 है। एक्सेल के अंदर जो है ना सिंगल टेक्स्ट बनाने के लिए ना आप सिंगल कोटेशन लगा के भी टेक्स्ट बना लेते हैं। ठीक है। ये भी 5 है और ये भी 5 है, दिखने में दोनों 5 हैं। अब आप इसका फॉर्मूला निकाल लें। 5 ही देगा, क्यों? क्योंकि ये 5 है, ये 5 नहीं है। तो ये है आंखों का धोखा, ये तो आंखों का धोखा बिल्कुल भी नहीं है। सही है। ये भी आपका एक टेक्स्ट वैल्यू है। तो टेक्स्ट वैल्यू के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? काउंट, काउंट से तो आपका नंबर आ जाएंगे, काउंट ए से नॉन एम्प्टी आ जाएंगे। ब्लैंक से ब्लैंक आ जाएगा। काउंट इफ से तो कंडीशन आ जाएगी ना एक सोचें, जिसने बोला काउंट इफ उसने सही बोला। हाँ बिल्कुल सही सही। काउंट इफ लगेगा, काउंट इफ में आपने पूरा डेटा दे देंगे। ठीक है। ये आपने पूरा डेटा दे दिया, और क्राइटेरिया के नाम पर आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जहाँ हम पहले एक्सेल लिख रहे थे वहाँ हम एक्सेल नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे सिंपल स्टेरिंग। स्टेरिंग जो आपका ये है, ये कुछ भी हो, कुछ भी हो, कहीं से भी शुरू हो कहीं ख़त्म हो, उसमें कुछ ये जो आपका स्ट्रिंग, ये जो आपका आपका जो ये जो स्टैटिक जो आपका है, ये स्ट्रिंग को शो करता है कि इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट इससे पहले हो या इसके बाद हो,
इसके बाद आपने कोई वर्ड लिख दिया तो वहाँ तक वो आप क्राइटेरिया बन जाएगा, या ये किसी वर्ड से पहले लगाए तो वो एक क्राइटेरिया बन जाएगा। नहीं तो ये बोल रहा है ऑल, जितने जितना कुछ टैक्स आ सकता है वो सारा टैक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया तरीका कि जिससे आप निकाल रहे हैं वैल्यू, टैक्स वैल्यू निकाल लें कि आपके कॉलम में कितने टैक्स हैं। अभी यहाँ आंसर आया 7, आपने कितनों को हाइड किया है 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा एक नहीं होना चाहिए? एरर वाला नहीं होना चाहिए। ये जो आपके पास एरर वाला जो वो है ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेसिकली ये एक फॉर्मूला है जिसके अंदर मैंने 39 को डिवाइड बाई कर दिया है ज़ीरो से, क्योंकि 39 डिवाइड बाई ज़ीरो तो एक इन्फिनिटी वैल्यू बन जाती है, तो इसने डिवीजन एरर दे दिया है, तो एक ये एरर है। सही, ये एक फॉर्मूला है जिसमें एक एरर आया हुआ है, तो ये दिखने में टेक्स्ट है लेकिन टेक्स्ट नहीं है। सही है। अच्छा, ये जो एक्सरसाइज है ना, मैं समझता हूँ ये आज की पूरी क्लास का हासिल उसूल है कि जो हमें डेटा एनालिटिक्स की तरफ जो जाना है, तो हमारे पास जो डेटा आता है ना वो इतना आसान डेटा नहीं होता। वो डेटा को क्लीन करना पड़ता है, वो डेटा को बहुत ज़्यादा वो गंदा डेटा हमें मिल रहा होता है या हमारे मुताबिक नहीं होता। उस डेटा के अंदर हर एक इस तरह की कई मिस्टेक्स होंगी। न्यूमेरिकल कॉलम के अंदर अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी, सही, ब्लैंक वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी, फार्मूला एरर भी मिल रहे होंगे। तो आपके वहाँ मल्टीपल जो है ना काम अगर आपके पास आ रहा होगा। लेट सपोज आपके पास एक फ़ाइल है जो कि आपके हर ब्रांच अपने जो डेली डेटा है वो बनाता है, वहाँ जो हर बंदा उनका जो मैनेजर बना हुआ है वो बनाता है। आपने उनको जर्नल एक फॉर्मेट बता दिया कि भाई आपको डेली टोटल सेल्स मुझे बनानी है, हर मंथ अगर आपको सेल्स निकालनी है, आपको सॉरी सेल्स हर मंथ आपके कितने डेबिट क्रेडिट और बाकी जितना हुआ है वो डेटा आपको उसकी एक समरी मुझे हर मंथ एंड पर हेड ऑफिस भेजनी है। तो वो मंथ वाइज वर्किंग कर रहा होगा, तो वो हर बंदा थोड़ी एक जैसे एक काम कर रहा होगा। एक मैनेजर वही फाइल भेजेगा, उसमें अलग तरह की मिस्टेक्स किया हुआ होगा, अगली अगली ब्रांच से डेटा आएगा उसमें एक अलग तरह की मिस्टेक्स, अलग तरह की वैल्यूज़ होंगी। जब ये सारा डेटा आप एक जगह मर्ज करेंगे तो आपके पास वही डेटा तो सेम होगा लेकिन उसमें मिस्टेक्स बहुत अलग अलग तरह की हो रही होंगी। किसी में इस तरह के वैल्यू एरर्स भी होंगे, कहीं पर ही ब्लैंक चीज़ें होंगी, कहीं कोई डेट मिसिंग होगी, कहीं कोई वैल्यू मिसिंग होगी, तो ये बहुत चांसेस हैं। अब आपको एक पूरे पाकिस्तान लेवल के ऊपर या कराची लेवल के ऊपर वर्किंग करनी है, तो फिर ज़ाहिर है आपको अपने पूरे डेटा को क्लीन करना होगा और फिर आप जाके वर्किंग करेंगे। तो ये दिखने में बहुत आसान वेबसाइट है, ये आसान वर्किंग है, लेकिन जो है ये समझने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये वाला कॉन्सेप्ट। तो जिससे आप अगर इसको सही तरह से ग्रिप कर लें तो आपके आगे आने वाले बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं कि वैल्यू एरर जो डेटा है वो क्या, वो कैसे इनकॉर्पोरेट होगा, और ब्लैंक चीज़ें हम कैसे निकाल पा रहे हैं, और नॉन ब्लैंक और टेक्स्ट वैल्यूज़ सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो सबके पास आंसर यही आ रहा है। ठीक है, सेव कर दें इस फाइल को, बंद कर दें। ये फाइल सेव हो गई और बंद हो गई। अच्छा जनाब, ये असाइनमेंट का है जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ क्लास में। इतना अच्छा टीचर आपको कहीं मिलेगा नहीं, क्लास में असाइनमेंट सॉल्व कराना शुरू कर दें। अच्छा, इस असाइनमेंट फ़ाइल के अंदर आपको कुछ बेसिक टास्क गिवन है। उस बेसिक टास्क के अंदर पहला जो टास्क आपको दिया हुआ है वो ये कि बोल्ड द हेडर्स, हेडर्स को बोल्ड करना है। जो डेटा सेट आपके पास अवेलेबल है इसका जो पहली रो है वो आपके पास हेडर्स हैं। ठीक है, तो इन हेडर्स को अगर आप बोल्ड कर देंगे तो ये नुमायाँ हो जाएंगे। अभी हेडर्स बोल्ड नहीं है, तो डेटा सेलेक्ट करें और सिंपल बोल्ड कर लें। बट ऑप्शन अवेलेबल है, ऑप्शन से कर लें, नहीं तो कंट्रोल बी करके आप बोल्ड कर सकते हैं। अपने हेडर्स को बोल्ड कर दिया। अप्लाई बॉर्डर टू द इंटायर टेबल, इस पूरे टेबल के ऊपर ये जो आपने टेबल सेलेक्ट किया है इसको क्या कर दें, बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई कर दें। बॉर्डर आपके पास यहाँ मौजूद है, ये ऑप्शन आ रहा है नज़र। मैग्नीफायर में ऑन कर देता हूँ, शायद कुछ को स्टूडेंट्स को मसला हो रहा होगा। ये आपके पास नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, तो आपका डेटा की फॉर्म में नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। अप्लाई बैकग्राउंड कलर टू द हेडर रॉ, जो हेडर रॉ आपने बनाई है इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड कलर लगा दें, ये भी आसान है।
ये सारी वो चीज़ें जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं एक्सेल में, आप लोगों को आनी चाहिए। जस्ट हम रिफ्रेश कर रहे हैं इसको, ठीक है, मैंने कलर लगा दिया। अच्छा, फोर्थ में क्या मांगा जा रहा है? फॉर्मेट द सेल्स एंड टारगेट कॉलम एज करेंसी। सेल्स और टारगेट क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, लेकिन साथ में ये करेंसी है, सेल कितनी सेल हुई है और कितना टारगेट था सेल करने का। तो जो है वो आप इनको सिलेक्ट करें और इनके ऊपर जो फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट, उसको आप जर्नल से हटाकर करेंसी पे लेकर आ जाए, ठीक है। तो आपके पास ये करेंसी बन जाएगी, तो आपका डेटा एक बेहतर प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। इसका मकसद सिर्फ डेटा की प्रेजेंटेशन बेहतर करना है, इसका ताल्लुक किसी वैल्यू से नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके डेटा के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं है, सिंपल आपकी डेटा की प्रेजेंटेशन है। डॉलर में फ़िलहाल कर ले, अब वो मज़ीद डिटेल तो फिर वो जाके आ जाती है, कि क्या जब भी आ जाती है कस्टम में जाकर आप सेट करेंगे तो आ जाएगी। फ़िलहाल डॉलर में ही रहने दें अभी। जी, टास्क नंबर 2, फाइंड द टोटल सेल्स यूजिंग सम। बल्कि मैं एक काम करता हूँ, मैंने इतना तो करा दिया आपको। टास्क नंबर 4 तक 5 मिनट का टाइम है, आप लोगों के पास खुद कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 न्यू है, इसके अंदर काउंट इफ्स लगेगा, तो ये अब तक नहीं करवाया तो ये मैं करवा लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, काउंट इफ्स। बोला जा रहा है कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं कि जिन्होंने अचीव कर लिया है अपना टारगेट। ज़ाहिर है जिन्होंने अपना टारगेट अचीव कर लिया है उनका टारगेट के आगे अचीव लिखा हुआ आ रहा है, सही। एंड साथ में कंडीशन एक और दी हुई है कि उनकी सेल्स ज़्यादा हो गई है उनके टारगेट से, सही। टारगेट अचीव भी कर लिया, ज़ाहिर टारगेट उसी ने अचीव किया है कि जिसको जितना टारगेट मिला था वो उससे ज़्यादा उसने परफॉर्म कर लिया, उतना जो उससे ज़्यादा परफॉर्म कर लिया है। तो हमें कंडीशन यही देनी है कि उसने अचीव कर लिया है और साथ में उसका टारगेट उससे बड़ा है। काउंट इफ्स क्राइटेरिया मैंने लगा दिया किसका? क्राइटेरिया में लगा देता हूँ ये, सही है। स्टेटस के कॉलम को चेक करो और जहाँ जहाँ इसे दिखा देता हूँ, और जहाँ जहाँ आपको अचीव लिखा हुआ नज़र आए वहाँ वहाँ उसको काउंट कर लो, सही। काउंट इफ्स के अंदर काउंट इफ़ तो यही हो गया आपका भी, तो क्योंकि इफ्स में और इफ़ में खाली मल्टीपल कंडीशन का फ़र्क है। अगर यही काउंट इफ़ होता तो ये इतना फॉर्मूला आपको समझ में आ चुका। अब सेकंड फॉर्मूला, अब ये बोल रहा दूसरी रेंज बताओ, दूसरी क्या चीज़ काउंट करनी है। दूसरा मैंने बोला कि ये कॉलम लो, सही है, और ये इन्वर्टेड कॉमास ग्रेटर दैन, एक सेकेंड जरा मैं चेक कर लूँ, नहीं, अच्छा। क्वेश्चन टास्क 5 पे आ जाते हैं। क्रिएट अ कस्टम सॉर्ट ऑर्डर ऑफ द सिटीज़। देखिए आपके पास यहाँ पे टेबल मौजूद है, ठीक है। आप इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद डेटा ऑप्शंस में आते हैं। आपके पास यहाँ पे डेटा ऑप्शन आ रहा होगा और यहाँ पे फ़िल्टर पेन को ऑन कर लें। फ़िल्टर पेन ऑन कर लें तो आपके पास हर एक टेबल के पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा होगा, सही, कि जिसके बाद आप अपने ये एज अ टेबल ट्रीट हो जाएगा और यहाँ पर आप वर्किंग कर सकते हैं, सही। अब आप यहाँ पर किसी भी टेबल को किसी भी वैल्यूज़ के बेसिस के ऊपर अपने कॉलम अपने पूरे टेबल को सॉर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी सॉर्ट कर सकते हैं। इस टेबल को ऑन करेंगे, सॉर्ट A to Z, सॉर्ट Z to A,
ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। यहाँ से वर्किंग नहीं करनी, आप टेबल के ऊपर कहीं पर भी क्लिक करें और आपके पास यहाँ पर टॉप राइट पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है सॉर्ट एंड फिल्टर का। तो या कस्टम सॉर्ट में जाकर आप बता सकते हैं किसके बेसिस के ऊपर आप सॉर्ट करने हैं। कराची की वाइज, सिटी वाइज आप सॉर्ट कर रहे हैं, A to Z या Z to A आप सॉर्ट कर देंगे तो आपका डेटा सॉर्ट हो जाएगा। लेट सपोज आप ऑर्डर फॉलो करना चाह रहे हैं A to Z, तो आपके पास पहले फैसलाबाद, फिर कराची, फिर लाहौर, फिर मुल्तान, फिर कोयटा, आपका डेटा सिटी वाइज सॉर्ट हो गया। सही। डिसाइडिंग ऑर्डर वाइज सॉर्ट कर देंगे तो कोयटा, मुल्तान, लाहौर, कराची और फिर दैन फैसलाबाद आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ जो गिवन आपको यहाँ जो मांगा बोला हुआ है वो ये बोला हुआ है कि आपको एक कस्टम रेंज देनी है कि जिसके बेसिस के ऊपर आपको अपने डेटा को सॉर्ट करना है। यानी कि आपका क्राइटेरिया ये है कि आप पहले कराची, फिर लाहौर, फिर मुल्तान, फिर इस्लामाबाद, फिर कोयटा, फिर फैसलाबाद को रखना चाह रहे हैं, ये असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं रखना चाह रहे हैं। सही। तो कस्टम सॉर्टिंग के लिए आपको क्या करना है, कस्टम सॉर्टिंग के लिए आपको दोबारा डेटा में जाना है। ठीक है। और डेटा में जाने के बाद आपको कहाँ जाना होगा, सॉरी आप यहीं पर ही आएंगे, कस्टम सॉर्ट में जाएंगे। कस्टम सॉर्ट के करने के बाद आपने यहाँ बोल दिया कि आपको कौन से कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हैं। सॉरी, ये आपने टेबल सिलेक्ट कर लिया पहले और यहाँ पर आपने आ गए कस्टम सॉर्ट में आ गए। यहाँ आपने बोल दिया मैं सिटी वाइज सॉर्ट करने जा रहा, और इस दफ़ा मैं Z to A या A to Z सॉर्ट नहीं करता, बल्कि किस बेस पे सॉर्ट कर रहा हूँ, बल्कि मैं A to Z या Z to A पे सॉर्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं कस्टम लिस्ट पे सॉर्ट कर रहा हूँ। कस्टम लिस्ट किया तो आपके पास एक लिस्ट खुल गई कि जहाँ पर आपने लिस्ट दे सकते हैं। अब जहाँ पर आपने लिस्ट देते हैं, जो आपको यहाँ गिवन थी लिस्ट, क्या क्या था, पहला नाम कौन सा है, कराची है, फिर ठीक है, कराची, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, कोयटा और फैसलाबाद, ये मेरी अपनी कस्टम लिस्ट बना दी मैंने। सही है। इसको ओके कर दिया और यहाँ ओके कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर ये लिस्ट आ गई। और अब जो मेरा डेटा सॉर्ट हो गया वो कस्टम लिहाज से सॉर्ट हो गया। अब ये ना A to Z सॉर्टिंग है, ना Z to A सॉर्टिंग है, ना सेंडिंग ऑर्डर, ना डिसेंडिंग ऑर्डर, बल्कि कस्टम सॉर्टिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप कस्टम सॉर्टिंग भी अपनी दे सकते हैं। डेट वगैरह हो तो आप डेट के साथ भी सॉर्ट कर सकते हैं, दो कॉलम की बेसिस पे भी सॉर्ट कर सकते हैं। कि अगर आप चाह रहे हैं कि कराची की दो वैल्यूज़ हैं तो जो पहली डेट का वो ऊपर आ जाए, दूसरी डेट वाला बाद में आ जाए, तो आप डबल कॉलम की बेसिस पे सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग में जाएँ और यहाँ पर अभी आपने एक क्राइटेरिया लगा हुआ है, इसमें ऐड लेवल करके दूसरा लेवल लगा देंगे कि नेम में अगर टाई हो जाए, दो बंदे कराची के आ जाएँ तो सेकंड उनके नेम पे प्रायोरिटी दे दो। जिसका नाम A से शुरू हो उसको पहले लेके आ जाए, इसका नाम बाद में शुरू हो उसको बाद में लेके आना। सही। अभी ये A B, ये इत्तेफाक से कराची के चारों बंदे जो हैं वो नेम वाइज भी शॉर्ट हुए हैं। आप इसको Z to A वाले कर देंगे तो ये तो लिस्ट आपकी एड्रेस रहेगी, लेकिन अब कराची वाले मुजम्मिल, बिलाल, हमजा, अली, ये उल्टे हो गए, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी इसने कराची को दे दी, सेकंड प्रायोरिटी इसने नेम को दे दी। नेम में जैसे टाई हुआ, सिटी में से टाई हुआ, इसने फ़ौरन सेकंड प्रायोरिटी नेम के बेसिस के ऊपर आपका सॉर्टिंग कर दी। सही। आप वैल्यू पे कर सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों के ऊपर कर सकते हैं। लास्ट आपका क्या है, यूज़ द कस्टम लिस्ट टू सॉर्ट द डेटाबेस बेस्ड ऑन द ऑर्डर। ऑर्डर कहाँ है हमारे पास, यूज़ द कस्टम लिस्ट टू सॉर्ट, बस यही क्रिएट, हाँ वही ना, सॉर्ट कर दी ना हमने इसके बेसिस के ऊपर अपने ऑर्डर्स को सेट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका टास्क था भाई, ये आपने कर लिया। मैं एक दूसरी फ़ाइल आपके लिए प्रिपेयर करता हूँ और जो फ़ाइल
8 है जिसके अंदर कोई इशू आ रहा है, वो मैं देखता हूँ कि जिनकी फ़ाइल थी उनसे कांटेक्ट करके पता करता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या हेल्पिंग करनी थी, तो ज़रा आइडिया लेकर आपसे शेयर करता हूँ। लास्ट टाइम पावर ये एक्सेल एक दूसरे टीचर ने पढ़ाया था, तो उनसे डिस्कस करते हुए मैं आपको यहाँ पर चीज़ें कम्युनिकेट कर दूँगा ग्रुप पे, और एक फ़ाइल आपको एज एन असाइनमेंट दूंगा जिसको आप लोग कंप्लीट करके लाएंगे। एक नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, कि आप इजीली इसको पूरे वीक के अंदर कंप्लीट कर सकें। जब आप संडे को यहाँ नेक्स्ट संडे आएंगे तो आपके पास वो चीज़ कंप्लीट हुई भी होगी। अब इसके बाद ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने कवर कर लिया। अगर आप में से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर अक्सर जो है लोग कर पा रहे हैं, लेकिन अभी उनके हैंड्स ऑन इतना ज़्यादा नहीं है तो हाथ काँप रहे हैं कीबोर्ड के ऊपर चलते हुए, तो थोड़ा सा ये फेयर को निकालना होगा ताकि जो है वो हम इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट को समझ सकें। इसके बाद हम, जी सर।